अच्छा, तसव्वुर करें कि पाकिस्तान के एक शहर यानी झेलम की एक फैक्ट्री में बनने वाली कोई प्रोडक्ट आज अचानक जापान और फ्रांस में धड़ाधड़ बिक रही है। हाँ, और सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि हंगरी और जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू तक में भी। वाकई, मतलब झेलम से पेरू तक। और सबसे हैरान की बात तो ये है कि ये प्रोडक्ट बनाती एक ऐसी कंपनी है जिसे हम सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ धुआं बेचने के लिए जानते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमारे सामने पाकिस्तान टोबैको कंपनी यानी पीटीसी की 2025 की एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। और आज की इस तहकीकी गुफ्तगू का मकसद किसी बोरिंग बैलेंस शीट को पढ़ना नहीं है, सही। बल्कि उस जादू को समझना है कि कैसे एक ट्रेडिशनल सिगरेट बनाने वाली कंपनी अचानक ग्लोबल एक्सपोर्ट का मरकज बन गई हम्म। ती और गैर कानूनी सिगरेटों के पास चली गईं। तो आखिर पीटीसी ने 2025 में अपने मुनाफे में इतना बड़ा इजाफा कैसे कर लिया? ये जेहलम से जापान तक का जो सफ़र है ना, ये वाकई एक मास्टर क्लास है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की। अच्छा। पीटीसी 1947 से इस खित्ते में मौजूद है। अगर हम इनके बुनियादी यानी कंबस्टिबल ब्रांड्स की बात करें तो इनमें कैप्स्टन बाय पल्मोल शामिल है। जो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा ब्रांड है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। और इसके अलावा डनहिल, जॉन प्लेयर गोल्ड लीफ, बेंसन एंड हेजेस और एम्बेसी जैसे पुराने ब्रांड्स हैं जिन्हें लोग दहाइयों से जानते हैं। हाँ, ये तो घर घर पहचाने जाते हैं। सही। और इस साल तो इनकी लाइनअप में लकी स्ट्राइक जैसा आलमी ब्रांड भी शामिल हो गया है। लेकिन असल कहानी इन कंबस्टिबल ब्रांड्स में नहीं छुपी। अच्छा, तो असल कहानी कहाँ है? असल कहानी उस चीज में है जिसे ये रिपोर्ट मॉडर्न ओरल कैटेगरी कहती है। यानी एक ऐसा मुस्तकबिल जो स्मोकलेस या धुएं से पाक है। जी बिल्कुल। क्योंकि जब हम किसी टोबैको कंपनी का सोचते हैं तो धुआं, राख और लाइटर ही जहन में आता है। लेकिन पीटीसी ने वीलो के नाम से जो प्रोडक्ट मुतारिफ करवाया है वो सिगरेट नहीं है, सही। वो बल्कि छोटे निकोटीन पाउचेस हैं। हाँ, मैं रिपोर्ट में देख रही थी कि इन्होंने इसे बाकायदा अलग अलग निकोटीन रेंजेस में लॉन्च किया है। जैसे 6 mg, 10 mg, 14 mg और 17 mg। और फ्लेवर्स भी ऐसे हैं जैसे पोलर मिंट, विंट्री वाटरमेलन और बेरी फ्रॉस्ट। जबरदस्त। अब मेरा सवाल ये है कि एक ऐसी कंपनी जो बरसों से एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रही थी, उसे अचानक इतने मुख्तलिफ फ्लेवर्स और स्ट्रेंग्थ्स बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? इसकी बुनियादी वजह कंज्यूमर साइकोलॉजी और ट्रांजिशन है। एक हैवी स्मोकर की निकोटीन की ज़रूरत एक लाइट स्मोकर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अच्छा। अगर आप किसी को धुएं वाले रिवायती सिगरेट से निकालकर एक रिड्यूस्ड रिस्क मुतबादिल पर लाना चाहते हैं तो आपको उन्हें ऑप्शंस देने होते हैं। सही, यानी कोई शख्स 17 मिलीग्राम से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता 6 मिलीग्राम तक आ सकता है। बिल्कुल। ये एक सोचे समझे हिकमत अमली का हिस्सा है। एकदम से कोई आदत नहीं बदलता। लेकिन देखें, इसमें एक खतरा भी तो है। जब आप पोलर मिंट या वाटरमेलन जैसे फ्लेवर्स मुतारिफ करवाते हैं तो आम तौर पर यह तनकीद की जाती है कि शायद ये नए और कम उम्र अफराद को मुतवज्जा करने के लिए है। तो इनका टारगेट कस्टमर आखिर है कौन? पीटीसी की रिपोर्ट इस हवाले से एक बहुत वाज़े लकीर खींचती है। इनकी मार्केटिंग और प्रोडक्ट प्लेसमेंट का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन बालिग अफराद पर है जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। अच्छा, सिर्फ अडल्ट्स के लिए? जी। और ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले से ही निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं। ये उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो अपने लिए एक बेहतर मुतबादिल की तलाश में हैं। जो धुएं, राख और उसकी मखसूस बू से छुटकारा चाहते हैं। बिल्कुल सही। और ये स्ट्रैटेजी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। फिगर्स दिखाती हैं कि वीएलओ के एक्टिव कंज्यूमर्स की तादाद अब 5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। 5 लाख बालिग कंज्यूमर्स? वाकई। ये नई कैटेगरी पर शिफ्ट होना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन यहाँ एक अहम पहलू ये है कि सिर्फ 5 लाख मुकामी कंज्यूमर्स के सर पर एक बड़ी आलमी कंपनी अपने इतने बड़े फाइनेंशियल नंबर्स अचीव नहीं कर सकती। सही। क्योंकि जब हम इनका बिजनेस मॉडल देखते हैं तो इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट को कवर करना नहीं लगता मुझे। यहाँ जो बात सबसे हैरानकुन है वो ये है कि इनका मॉडल सिर्फ लोकल नहीं रहा। असल गेम चेंजर इनका मेड इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट मॉडल है। अच्छा, यानी चीजें बाहर भेजना? बिल्कुल। झेलम की फैक्ट्री अब सिर्फ लोकल मार्केट की ज़रूरियात पूरी करने का जरिया नहीं रही।
इसे एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब में तब्दील कर दिया गया है। ओह वाओ! अब आप खुद सोचिए, जापान, फ्रांस या हंगरी जैसे ममालिक में क्वालिटी के म्यार किस कदर सख्त होते हैं। बहुत सख्त होते हैं, वहाँ तो हर चीज चेक होती है। हाँ, तो अगर झेलम की फैक्ट्री में बनी वीलो उन मार्केट्स में एक्सपोर्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को आलमी म्यार तक अपग्रेड कर लिया है। ये तो वाकई फखर की बात है। कानूनी डोमेस्टिक मार्केट में तो इनका शेयर 80.3% है ही, लेकिन असली ग्रोथ अब इन बॉर्डर्स के बाहर से आ रही है। रुकिए रुकिए, ये मैथ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या हुआ? आपने कहा कानूनी मार्केट में इनका शेयर 80.3% है। सुनने में ये बहुत बड़ा नंबर लगता है, जैसे इनका मार्केट पर मुकम्मल कब्जा हो। हम्म लेकिन इस रिपोर्ट के एक दूसरे हिस्से में इल्लिसिट ट्रेड यानी गैर कानूनी तिजारत के चैलेंज पर बहुत लंबा चौड़ा रोना रोया गया है। जी बिल्कुल। अगर पीटीसी कानूनी मार्केट में इतना डोमिनेंट है, तो ये गैर कानूनी मार्केट इनके लिए इतना बड़ा मसला क्यों बनी हुई है? अच्छा, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 2022-23 के अरसे में जाना होगा। ठीक है, चलते हैं। पाकिस्तान की टोबैको मार्केट असल में दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो जो कानून के दायरे में रहकर टैक्स अदा करती है, और दूसरी वो जो टैक्स की चोरी करती है। सही। तो हुआ कुछ यूं कि 2022-23 में फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी एफईडी में अचानक 200% का इजाफा कर दिया गया। क्या 200%? यानी टैक्स को सीधा 3 गुना कर दिया गया एक ही झटके में? बिल्कुल। अब जब टैक्स इतना बढ़ेगा तो जाहिर है कानूनी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को अपनी कीमतें आसमान पर ले जानी पड़ेंगी ताकि वो टैक्स अदा कर सकें। हाँ, लॉजिक तो यही कहती है, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। नतीजा यही निकला। कानूनी ब्रांड्स की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि वो आम कंज्यूमर की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गईं। और यहीं पर फिर गैर कानूनी मार्केट ने फायदा उठा रहा होगा। सही पकड़ा आपने। वो लोग जो टैक्स अदा नहीं कर रहे थे, उन्होंने बहुत सस्ती कीमतों पर मार्केट में अपना माल फैलाना शुरू कर दिया। ओहो। आप सुनकर हैरान होंगी कि 2024 आते आते इस सस्ती और गैर कानूनी सिगरेट का मार्केट शेयर बढ़कर 54% तक पहुंच गया। 54%? यानी आधी से ज्यादा टोबैको मार्केट उनके पास चली गई जो कौमी खजाने में 1 रुपया नहीं दे रहे। जी हाँ, आधी से ज्यादा। और पीटीसी का वो जो 80.3% शेयर था, वो सिर्फ उस बची हुई छोटी सी कानूनी मार्केट का हिस्सा रह गया। बिल्कुल, उनका स्लाइस बड़ा था लेकिन पूरा पिज्जा ही छोटा हो गया था। यहाँ आकर तो बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा सबसे बड़ा पुशबैक यही है। जी पूछिए। अगर आधी से ज्यादा मार्केट आपके हाथ से निकलकर उन लोगों के पास चली गई जो टैक्स चोरी करके सस्ती चीजें बेच रहे हैं, तो अचानक पीटीसी को 2025 में इतना बड़ा मुनाफा कैसे हो गया? ये अहम सवाल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में उनका मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29.85 बिलियन रुपए रहा। सही। जो पिछले साल 27.78 बिलियन रुपए था। अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस भी 116.85 रुपए पर आ गई। जी। यानी अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो उन्होंने उस एक शेयर पर तकरीबन 117 रुपए कमाए। ये तो लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ बात है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मार्केट श्रिंक हो रही है, गैर कानूनी तिजारत उरूज पर है, और इधर इनके मुनाफे के रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। ये जादू आखिर हुआ कैसे? देखिए, ये किसी जादू का नतीजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एग्रेसिव और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी का नतीजा है। अच्छा, कैसे? उन्होंने गैर कानूनी मार्केट के रोने रोने के बजाय अपने अंदरूनी निजाम पर तवज्जो दी और 3 अहम लीवर्स को खींचा। 3 अहम लीवर्स, वो कौन से हैं? सबसे पहला लीवर था कॉस्ट कंट्रोल, यानी अपनी लागत को किसी भी तरह नीचे लाना। लागत कम करना। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में महंगाई यानी इन्फ्लेशन ने हर बिजनेस की कमर तोड़ दी। बिल्कुल, महंगाई तो आसमान पर थी। 2024 में पीटीसी की कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी चीजों को बनाने की लागत में 21.4% का इजाफा हुआ था, लेकिन 2025 में उन्होंने इस इजाफे को रोककर 16.8% पर ला खड़ा किया। लेकिन एक मिनट, इन्फ्लेशन तो 2025 में भी थी, हालांकि शायद थोड़ी कम हो, तो उन्होंने कॉस्ट को इतना ज्यादा कंट्रोल आखिर कैसे किया? वही तो असल गेम है। किसी भी कंपनी की बुनियादी लागत तो उसकी फैक्ट्रीज को चलाने की तवानाई यानी बिजली और फ्यूल होती है। वहीं पर इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। झेलम फैक्ट्री में उन्होंने एक मल्टी फ्यूल बायोमास बॉयलर नस्ब किया। मल्टी फ्यूल बायोमास बॉयलर,
ये टेक्निकल जार्गन थोड़ा वाजे करें। ये गाड़ियों के इंजन जैसा कोई जनरेटर है या? नहीं नहीं, आसान लफ्जों में आमतौर पर ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए एक्सपेंसिव इंपोर्टेड फ्यूल लगता है, मसलन फर्नेस ऑयल, डीजल या कोयला। अच्छा, जो बाहर से आता है। जी, और जिसकी कीमत डॉलर के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। बायोमास बॉयलर का मतलब ये है कि अब वो इन महंगे फ्यूल्स के बजाय ज़राअत से निकलने वाला कचरा जला रहे हैं। अच्छा, एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे क्या? जैसे गन्ने का पोग या चावल का छिलका, इन्हें जलाकर फैक्ट्री के लिए स्टीम और तवानाई पैदा की जा रही है। ओह वाओ, ये तो बहुत ही अलग अप्रोच है। इस एक टेक्निकल तब्दीली से दो बहुत बड़े फायदे हुए। एक तो इनकी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में 75% कमी आई। यानी माहौलियत के लिए भी बेहतर। बिल्कुल, इससे इनका कार्बन फुटप्रिंट बेहतर हुआ। और दूसरा, इनकी तवानाई की महंगी लागत में नुमाया बचत हुई। सही। जब फैक्ट्री चलाने का खर्चा अचानक कम हो जाए तो वो सीधा आपके मुनाफे को ऊपर की तरफ ले जाता है। ये वाकई एक स्मार्ट मूव है। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे महंगी बिजली या डॉलर का रेट, आपने उन पर अपना इन्हिसार ही कम कर दिया। सही पकड़ा। ये तो हो गया पहला लेवर, यानी अंदरूनी खर्चों में बचत। दूसरा लीवर क्या था जिसने इस मुनाफे को इस कदर पंप किया? दूसरा और शायद सबसे ताकतवर लीवर था उनका अग्रेसिव एक्सपोर्ट मॉडल, जिसका हमने शुरू में थोड़ा जिक्र किया था। जी जी। मुकामी मार्केट में गैर कानूनी सिगरेटों की भरमार की वजह से पीटीसी की डोमेस्टिक वॉल्यूम में 1.8% की कमी वाकई हुई थी। सही है। लेकिन उन्होंने इस नुकसान को ना सिर्फ कवर किया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पैसा बाहर की मार्केट से कमा लिया। 2025 में इनकी मजमूई एक्सपोर्ट्स में पूरे 44% का इजाफा हुआ। 44%? ये रकम तो बहुत बड़ी होगी। जी, ये रकम तकरीबन 14.4 बिलियन रुपए बनती है। और इसमें सबसे हैरत अंगेज कारकर्दगी उसी स्मोकलेस प्रोडक्ट यानी वीलो की थी। अच्छा, उसकी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ी? उसकी एक्सपोर्ट्स में 260% का जबरदस्त इजाफा देखा गया। 260% इजाफा। ये तो ऐसी मिसाल हो गई कि आपकी एक दुकान अपने मोहल्ले में थोड़ी मंदी का शिकार हुई तो आपने दूसरे शहर में दुकान खोल ली बिल्कुल। और अपने पहले वाले नुकसान को पूरी तरह मिटा दिया और उल्टा अमीर हो गए। मुकामी मार्केट के उस 1.8% वॉल्यूम डिक्लाइन को उन्होंने एक्सपोर्ट्स के बहुत बड़े जंप से कंप्लीटली ओवरशैडो कर दिया, जिसका इंतजार हर कॉर्पोरेट इदारा करता है, यानी पॉलिसी का ठहराव, या जिसे हम स्टेबल टैक्स पॉलिसी कहते हैं। अच्छा, यानी गवर्नमेंट ने तंग नहीं किया इस बार। हाँ, 2025 में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एफईडी रेट में मजीद कोई तब्दीली या इजाफा नहीं किया। इसका फायदा ये हुआ कि कानूनी मार्केट को लंबे अरसे बाद सांस लेने का थोड़ा मौका मिला। सही है। कीमतें मुस्तहकम रहीं, जिसकी वजह से कंज्यूमर मजीद गैर कानूनी मार्केट की तरफ भागकर नहीं गया। यानी बेस वहीं रहा। जी, एक तरफ उनका बेस बरकरार रहा और दूसरी तरफ कॉस्ट्स कम हुई और एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। इन तीनों चीजों ने मिलकर उस 29.85 बिलियन रुपए के मुनाफे का पहाड़ खड़ा किया। ये तीनों मैकेनिज्म्स वाकई एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल दुनिया में एक कहावत बहुत आम है। कौन सी कहावत? कि प्रॉफिट इज वैनिटी, कैश इज रियलिटी। यानी कागजों पर मुनाफा दिखाना या अकाउंटिंग के तरीकों से अपनी बैलेंस शीट को बेहतर दिखाना एक बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल सही। लेकिन असल सच्चाई उस कैश में होती है जो वाकई आपके बैंक अकाउंट्स में आ रहा होता है। तो जब हम इस कंपनी के कैश फ्लोज का जायजा लेते हैं तो वहां क्या तस्वीर नजर आती है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो कैश फ्लोज के मामले में ये रिपोर्ट और भी ज्यादा हैरान करती है। अच्छा। 2025 में पीटीसी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 32.4 बिलियन रुपए रहा। ठीक है। अगर हम इसे 2024 से कंपेयर करें, जो कि 19.9 बिलियन रुपए था, तो ये एक ही साल में 63% का इजाफा है। वेट, वाकई 63% जंप? जी हाँ, मुनाफे में इजाफा भले ही 7-8% रहा हो, लेकिन कैश फ्लो में 63% का जंप एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल की कामयाबी है। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसमें सबसे अहम मेट्रिक इनका कैश कन्वर्जन रेशियो है, जो 2024 में 71% था और 2025 में बढ़कर 108% हो गया। एक मिनट। 108%। ये मैथमेटिकली कैसे मुमकिन है कि आपका कैश कन्वर्जन रेशियो 100% से भी ऊपर चला जाए? इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जितना मुनाफा बनाया उससे ज्यादा कैश उन्होंने जनरेट कर लिया। ये टाइपो तो नहीं है रिपोर्ट में।
आसान लफ्जों में समझाएं, ये मैजिक मैथ आखिर काम कैसे करता है? ये कोई टाइपो नहीं है। ये एक बेहतरीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नतीजा है। अच्छा, आइए इसे बिल्कुल आसान तमसील से समझते हैं। फर्ज करें आप एक दुकानदार हैं। ठीक है। आप जिस कंपनी से माल खरीदते हैं उन्होंने आपको सहूलत दी है कि आप उनको 60 दिन बाद पैसे अदा कर सकते हैं। यानी मेरे पास 60 दिन का उधार है। बिल्कुल। लेकिन जब वही माल आप अपने ग्राहक यानी कस्टमर को बेचते हैं तो आप उसे नकद कैश फौरन ले लेते हैं। अच्छा। अब आपके पास 60 दिन के लिए वो कैश मौजूद है। आपने अपनी सेल से अपना मुनाफा तो निकाल लिया, लेकिन क्योंकि आपने अभी अपने सप्लायर्स को पैसे नहीं दिए और अपने खरीदारों से कैश तेजी से जमा कर लिया है, सही, तो आपके पास टेम्पररीली मुनाफे से भी ज्यादा कैश मौजूद होता है। पीटीसी ने इसी निजाम को बहुत तेजी और आसानी से चलाया है। ओह, अब मेरी समझ में आया। यानी कैश की गर्दिश उनके फेवर में रही। जी, उन्होंने दुकानदारों से पैसे वसूल करने की रफ्तार तेज कर दी और सप्लाई चेन में ऐसी एफिशिएंसीज निकाल ली जिसका नतीजा इस 108% कैश कन्वर्जन की शक्ल में निकला। ये तो उनके फाइनेंशियल निजाम की मुकम्मल सेहतमंदी की अलामत है। बिल्कुल। ये वाकई किसी भी बिजनेस चलाने वाले के लिए एक मास्टर क्लास है कि असल ताकत कैश की गर्दिश में छुपी होती है। तो फिर अब इस फाइनेंशियल पजल का आखिरी सवाल ये है कि इतने सारे कैश का पीटीसी ने आखिर किया क्या? इन्होंने इस कैश का सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 38.3 बिलियन रुपए डिविडेंड्स की शक्ल में अपने सरमायाकारों यानी शेयर होल्डर्स को बांट दिया। 38.3 बिलियन के डिविडेंड्स? ये रकम पर शेयर कितनी बनती है? ये रकम 150 रुपए पर शेयर बनती है। अब यहां सोचिए कि इतना बड़ा हिस्सा बांटने की वजह क्या हो सकती है? शायद एतमाद बढ़ाना। सही कहा। पीटीसी की पेरेंट कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी बीएटी एक आलमी इदारा है। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को बरकरार रखने के लिए ये लाजमी होता है कि मुल्क से बाहर सरमायाकारों को एतमाद रहे कि पाकिस्तान में लगाया गया पैसा न सिर्फ मुनाफा देता है बल्कि वो वक्त पर कैश की शक्ल में वापस भी मिलता है। बिल्कुल। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को एफडीआई की सख्त जरूरत है, एक कंपनी का इस तरह कंसिस्टेंटली आलमी सरमायाकारों को कैश वापस भेजना आलमी सतह पर पाकिस्तान के बिजनेस एनवायरनमेंट के हवाले से एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। तो इस पूरे सफर को अगर एक जगह जमा किया जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि एक बरसों पुरानी कंबस्टिबल और धुआं बेचने वाली कंपनी जिसकी लोकल मार्केट टैक्स चोरी वाली इलिसिट सिगरेट्स की वजह से तेजी से सुकड़ रही थी, उसने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वेलो की शक्ल में एक स्मोकलेस मुतबादिल पर फोकस किया। सही। उन्होंने एक कमाल की एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हुए उसी प्रोडक्ट को जापान और यूरोप तक पहुंचाया ताकि लोकल नुकसान को कवर किया जा सके। उन्होंने एग्रीकल्चरल वेस्ट से फैक्ट्री चलाकर अपनी लागत को काटा और अपने वर्किंग कैपिटल को इस तरह मैनेज किया कि कैश की बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल बेहतरीन खुलासा किया आपने। ये वाकई एक ऐसी केस स्टडी है जो किसी भी फील्ड के बिजनेस लीडर को पढ़नी चाहिए। जी वाकई। और इस गुफ्तगू के आखिर में इस रिपोर्ट से एक ऐसा सवाल निकलता है जिस पर हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। जी, वो सवाल क्या है? इस साल पीटीसी ने टैक्स की मद में कौमी खजाने में 2608 बिलियन रुपए जमा करवाएं। बाप रे, तो 260 बिलियन रुपए वाकई एक इकोनॉमी को चलाने वाला फिगर है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा है जिससे मुल्क के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है। अब तसव्वुर करें कि पीटीसी और उस जैसी आलमी कंपनियों की ये स्मोकलेस हिकमत अमली आने वाले चंद सालों में मुकम्मल कामयाब हो जाती है। ठीक है, अगर हम उस फ्यूचर को अज्यूम करें, दुनिया वाकई तेजी से धुएं से पाक हो जाती है और रिवायती टबैको का इस्तेमाल धरती से बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब लोग कंबस्टिबल सिगरेट्स नहीं पिएंगे तो हुकूमत को उन पर मिलने वाला ये खरबों रुपए का टैक्स आना बंद हो जाएगा। हाँ, ये तो है, टैक्स रेवेन्यू तो गिरेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया भर की हुकूमतें इस नुकसान को पूरा करने के लिए इन्हीं नए रिड्यूस्ड रिस्क स्मोकलेस प्रोडक्ट्स पर उतना ही भारी टैक्स लगाना शुरू कर देंगी? पॉइंट तो है। और अगर उन्होंने इन नए और बेहतर मुतबादिल प्रोडक्ट्स को भी भारी टैक्स के बोझ तले दबा दिया, तो क्या लोगों का धुएं मुक्त मुस्तकबिल की तरफ जाने का ये सफर वहीं रुक नहीं जाएगा? ये तो एक मुकम्मल कैच-22 वाली सिचुएशन बन जाएगी। बिल्कुल। अगर आप एक बेहतर और रिड्यूस्ड रिस्क प्रोडक्ट पर
ठीक उतना ही टोल टैक्स लगा देंगे जितना पुरानी और नुकसानदेह प्रोडक्ट पर था, तो कंज्यूमर उस तब्दीली को अपनाने की जहमत ही क्यों करेगा? यही तो सबसे बड़ी कश्मकश है। हुकूमतों को अपना रेवेन्यू भी चाहिए और कंपनीज को ये ट्रांजिशन भी करवानी है। आने वाले सालों में हुकूमत की टैक्सेशन पॉलिसी और इन कंपनीज की आलमी स्ट्रेटजी के दरमियान होने वाला ये टकराव वाकई देखने से ताल्लुक रखेगा। जी, देखते हैं आगे क्या होता है। ये तहकीकी सफर एक बिजनेस केस स्टडी से बढ़कर बिजनेस पॉलिसी, ह्यूमन साइकोलॉजी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एक शानदार कहानी बन गया है। सही बात है। सही बात है। उम्मीद है इस डीप डाइव से किसी पुराने और ठोस निजाम में आने वाली इन नई तब्दीलियों को एक बिल्कुल नए जाविये से समझने का मौका मिला होगा। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही।